जो मेक इन इंडिया योजना थी वो पूरी तरीके से 100% फ्लॉप हुई। उसमें ये भी नहीं कि 1-8% बचा हो, वो 100% फ्लॉप हुई और अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की बजाय इंपोर्ट ओरिएंटेड हो गई। निर्यातोन्मुख विकास होने की बजाय आयातोन्मुख विकास होने लगा, और ये बात बताई नहीं जाती है। अब प्रधानमंत्री, अच्छा, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो समस्या है, उस समस्या का अगर भारत वास्तव में एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट होता तो भारत में विदेशी निवेश एफडीआई 0 नहीं हो गया होता। अगर भारत वास्तव में निर्यातोन्मुख विकास होता तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज से जो एफआईआईज हैं और विदेशी निवेशक हैं, वो अपना पैसा निकाल कर अमेरिका के बॉन्ड्स से पैसा कमाने के लिए भाग नहीं गए होते। वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, खत्म हो। भारत का निर्यात बहुत ही घट गया है, और जो एफडीआई है वो 0 है भारत का। ये स्थिति है। आप अपनी इस नाकामी को, जो मैक्रो इकोनॉमी की नाकामी है, भारत के औद्योगिकरण की नाकामी है, उसको छिपाने के लिए आम लोगों के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो ये करें, वो करें, ये ना करें, वो करें। भारत में जो उपभोक्ता वर्ग है, जो जम के उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वो तो ज्यादा से ज्यादा 11 से 15% के बीच में है। इससे नीचे वाले लोग तो जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं किसी तरीके से, वो कंज्यूम तो कर ही नहीं रहे। उनका कंजम्पशन तो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। तो ये पूरा उन्होंने जो प्रपंच रचा है, ये अपीलों का, सलाह का, ये सब जो रचा है, जैसे राष्ट्र की उन्हें बहुत चिंता हो, ये तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए रचा गया है। जी विनोद जी। देखिए, सरकारें अक्सर करती हैं, राजनेता ही अक्सर करते हैं कि अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ते हैं। ये पुरानी प्रथा है भारत की राजनीति में, और इस प्रथा के साथ हमको अभी तक जिंदा रहे हैं और अब जिंदा शायद अनंत काल तक रहना पड़ेगा। लेकिन जो आपने उंगली उठाई, जहां तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके तरफ, और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एक बड़ा योगदान हमारे स्मॉल एंड मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज का होता था, उसमें जो भारी कमी आई है, जो कि कोविड के बाद से, पहले तो नोटबंदी की, उसके बाद कोविड आ गया और अब ये किल्लत आ गई। हमारे घर के आसपास, हमारे इलाके में हजारों की तादाद में चाय बेचने वाले, पकौड़े बेचने वाले, समोसे बेचने वाले आज के दिन बिना काम के बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखकर। मुझे याद है कि एक बार प्रधानमंत्री ने आर्गुमेंट सेक, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आर्गुमेंट नहीं था वो, कि कहा था किसी टीवी स्टेशन के, आपके दफ्तर के बाहर जो पकोड़े बेच रहा है वो भी तो एम्प्लॉयड है। रोजगार के मामले पे उनकी ये टिप्पणी थी। वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, आज के दिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है ये पता लगाया कि सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गिरा है लगातार और शार्प डिक्लाइन हुआ है उसमें, ये जो तेल की किल्लत है उसके चलते, और कोविड के टाइम में हुआ था और नोटबंदी के बाद हुआ था। ये जो पॉलिसीज हमारी सरकार ने बनाई और जो भारी जिन्होंने क्षति पहुंचाई हमारे अर्थव्यवस्था को, उस पर इस देश में बहस नहीं होती है। इस देश में बहस होती है कि भैया कितने लोग आए समागम में, और जब प्रधानमंत्री जो है सोमनाथ गए याचना करने, प्रार्थना करने, तो वहां पर उनका जो रोड शो था उसमें कितने असंख्य लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। सरकार की सक्सेस गिरने का जो तरीका है, बदकिस्मती से हमारी मीडिया ने बदल दिया है। हम बार बार इस बात को कहते हैं और अपने आप को गाली देते हैं कि हम सबसे बड़े दोषी हैं आज की जो स्थिति है उसके चलते, कि हम ईमानदारी से उसका आकलन नहीं करते, उसका ब्यौरा जनता तक नहीं पहुंचाते। और ये जो बिहार में इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी तिपैया स्कूटरों की, दिखाई गई वो लाइनें, और उसके बाद बावजूद उसके लंबी लंबी लाइनों के जो है लंबी लाइनें लगा के लोगों ने वोट डाले वहां पर, और उन लंबी लंबी लाइनों के चलते लंबे लंबे रिजल्ट आए जिसमें लंबी लंबी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। ये नैरेटिव बन गया।
वो नैरेटिव नहीं बना कि जो कल गए थे हम देखने की, वो लाइन में लगा के तिपैया वाला खड़ा था, आजकल कहाँ है वो तिपैया वाला? वहां कोई लाइन है क्या? वहां पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर तेल है क्या, बिक रहा है क्या, उसका भाव क्या है, ब्लैक में बिक रहा है कि सही में बिक रहा है? देखिए, हमारे यहाँ 2 इलेक्शन के बीच में जो जांच होनी चाहिए किसी भी सरकार की, लगातार जिन पे निगाह होनी चाहिए जनता की और मीडिया की और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो नहीं रहती। हाँ, वेस्ट बंगाल में अभय जी इलेक्शन के बाद शुभेंदु अधिकारी, ईमानदार शुभेंदु अधिकारी जो है, उनका पहले तो एक वीडियो आया, अब उसके बाद खबरें आ रही हैं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था उस प्रदेश का, वो चीफ सेक्रेटरी हो गया, और जो ऑब्जर्वर था, क्या कहते हैं, भवानीपुर वाला, वो जो उनका वो हो गया, क्या कहते हैं, एडवाइजर हो गया। तो और ये जो हमारे जज साहिबान हैं जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं आजकल, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है जुडिशरी में? यस सर, you have a tremendous sense of humor, that you have the ability to laugh at my helplessness, no? That's what you did. That's what one of the honorable judges said, you can vote the next time. और यशपाल कपूर, अबे जी, यशपाल कपूर का केस याद है आपको? इंदिरा गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन याद है? बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, the much celebrated judge Jagmohan Lal Sinha, his disqualification by his judgment disqualification of Indira Gandhi. वो क्या था आरोप इंदिरा गांधी पे? कि यशपाल कपूर जो कि एक सरकारी मुलाजिम था, उसका दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में दुरुपयोग किया, और हर इलेक्शन वो सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट। और इंदिरा गांधी ने उसके बाद और बड़ी गलती कर दी कि जजमेंट को नहीं माना और इस देश पे आपातकाल लगा दिया, जिसको कि एनकैश अभी तक ये निजाम, ये सरकार और विपक्षी जो भी सरकार है वो करती है, उसको दोहराती है, उसको याद करती है, जनता को भूलने नहीं देती उसको। और अब ये जो हुआ है, ये इतने सारे यशपाल कपूर, आप बताइए ना मुझे, भाई सबसे बड़ा यशपाल कपूर तो ज्ञानेश कुमार है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो जो गुप्ता जी हैं, सुब्रतो क्या नाम है उनका, जो वेस्ट बंगाल के रिटायर्ड IAS अफसर हैं जी, जो कि ऑब्जर्वर थे SIR के दौरान, फिर ऑब्जर्वर थे इलेक्शन के दौरान। उनसे बढ़िया कोई उनको मिला नहीं कोई अफसर, और उसको बार बार समय दे रहे हैं कि भाई इसके बिना तो हमारा, इसके पास ही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम की टेक्नोलॉजी है, मेड टू ऑर्डर टेक्नोलॉजी है, जो इसलिए हमको चाहिए, रेट्रोफिटेड टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से हम राफेल फाइटर खरीद रहे हैं और बनाने वाले को बोल रहे हैं कि इस अनुसार इसमें चेंजेस करो जी। तो ये जो राफेल फाइटर पायलट है जिसका नाम ज्ञानेश कुमार है, उसने जो बमबारी की है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, उसके तत्वावधान में, तो क्या उसकी कभी जवाबदेही बनेगी? क्या ये जो अग्रवाल साहब थे, अग्रवाल साहब ही था ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे जो वेस्ट बंगाल के, वो जो मनोज अग्रवाल साहब, तो वो अब मुख्य सचिव हो गए हैं जो मैंने सुना है। हाँ, सही बात। और वो जो तीसरे साहब हैं, घोष साहब, वो घोष है या क्या नाम है उनका, एनीवे ही इज रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनको भी अपने प्राइवेट एडवाइजर, अपना प्राइवेट सचिव बना दिया है। मतलब अपनी ऑफिस में नए मुख्यमंत्री ने उनको एज एन एडवाइजर रख लिया है। तो ये जो हो रहा है, ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के चलते मैं और आप, वी कैन कीप ऑन क्राइंग हॉर्स टिल किंगडम कम, you and I can keep on crying horse till kingdom come। असर कुछ नहीं होगा। हमारी आपकी आवाज बीहड़ में लुप्त हो रही है, लेकिन जो चीज जनता को जाननी चाहिए और उसके अनुसार जनता का मन बनाना चाहिए, उस जानकारी को, और उनको एक आकलन करने की शक्ति देनी चाहिए,
वो तो जनता तक पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो सुन नहीं रही, और सुन भी रही है कि सुन के अनसुना कर रही है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और इसमें जो ऑस्टेरिटी और सादगी और स्पार्टन लिविंग की बात हो रही है कि भैया आप विदेश ना जाएं, आप डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, आप तेल कम खर्च करें, आप वर्क फ्रॉम होम करें, बेटियों के लिए गहने मत लाएं शादियों में, ये सब मजाक लगता है, परिहास लगता है जनता की बेबसी का। ये कोई सीरियस आह्वान नहीं है। अगर सीरियस होता तो अपने घर से शुरू करते ना ये ऑस्टेरिटी। वो तो साफ लगता है विरोधी, तो साफ लगता है कि ये बिल्कुल साफ लगता है कि ये सब कह के ये दाम बढ़ाने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। पहले ये कहेंगे और दूसरे चरण में दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दाम तो बढ़ने ही है, और ये लोग तो बिना बिना एक्सक्यूज के भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके जो भगत जन हैं वो आगे कहते हैं क्या हुआ 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो गया, हम देंगे। तो उनको कहो दे, पहले लगे लाइन में वो उदाहरण दें एक, वो उदाहरण दें कि ऑस्टेरिटी के जमाने में हम पैसा खर्चने को सारा तैयार है, सरकार के खजाने में पैसा डालने को तैयार है। देखिए जब तेल के दाम घट गए, इन्होंने घटाए नहीं दाम, वो उसी दाम पे बेचते रहे हमको। अब बढ़ गए हैं तो दे विल पास ऑन दी कॉस्ट टू अस, हमको दे विल पास ऑन। ये बात सच है कि अभी तक उन्होंने पास ऑन नहीं किया, और वो हजारों करोड़ में जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो उसका भार उठा रही हैं, उसका लॉस उठा रही हैं। लेकिन हमारे को अपनी ऑयल कंपनीज को भी जिंदा रखना है। ये जो बातें हैं माननीय प्रधानमंत्री, आप ये एड्रेस टू द नेशन में आकर करें। ये पब्लिक मीटिंग में ये बातें नहीं होती हैं, ये बातें हैं एड्रेस टू द नेशन के लिए। वो बात नहीं थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, आप महिला आपके खिलाफ हो जाएगी, महिला आपको सबक सिखा देगी। That was not the subject for address to the nation, क्योंकि वो तो एड्रेस टू द नेशन हो चुका था। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ पूरे नेशन ने देखा। क्या पार्लियामेंट से कोई बड़ा फोरम है क्या दूरदर्शन पार्लियामेंट से बड़ा फोरम है फॉर एड्रेस टू द नेशन? लेकिन आपने नहीं माना, आपने फिर दोबारा से कहा, क्योंकि वहां पर दूरदर्शन में आपको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, आपके भाषण में कोई विध डालने वाला नहीं है, लेकिन आप फिर धारा प्रवाह निर्विरोध बोलते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आइए और एड्रेस टू द नेशन करें, और ये बताएं कि आपने कौन कौन से फॉरेन टूर कैंसिल किए इस क्राइसिस के चलते, और क्यों कोई फॉरेन टूर आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। हम समझेंगे इस बात को। प्रधानमंत्री का जो वर्क प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल है, जो उसका दायित्व है भारत के हित में काम करने का, वो तो उसको निभाएगा, और उसके लिए हम खर्चा उठाएंगे। ये देश तैयार है खर्चा उठाने के लिए। मुझे याद आता है चंद्रशेखर जी बहुत बीमार हो गए थे और विदेश में इलाज के लिए जाने को तैयार नहीं थे। तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि सोनिया गांधी उनके घर पहुंची और उनको जाके बोला कि आप क्या पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, आपका होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। आपने देश के लिए काम किया है, स्वार्थ किया है, त्याग किया है, आपने इस देश के लिए, इस देश की अनथक सेवा की है, और ये देश चाहेगा कि आप अच्छे स्वास्थ्य में रहें, और उसके लिए भरकस कोशिश करेगा। जो कुछ भी खर्चा उठाना होगा भारत की जनता, भारत की सरकार उठाएगी। एंड ही कुड बी कन्विंस्ड टू गो अब्रॉड। देखिए सवाल ये है कि नेता हम सबके साझे हैं। एक बार कोई प्रधानमंत्री हो गया, समस्त भारत को हो गया, भले ही वो माने या माने, हम माने ना माने, यथार्थ इतिहास सच्चाई यही है। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री समस्त भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं, और उसी अधिकार से हम उन पे कभी कभी तीखी टिप्पणी करते हैं, उसी अधिकार से करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री है, हम कुछ बोलेंगे तो सुनेगा, हमारे क्रिटिसिज्म को सुनेगा। और आज हम और आप जो बात कर रहे हैं इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि वो हमारी आवाज सुनेंगे,
और स्वयं बन जाएंगे एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टेरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अब देखिए प्रधानमंत्री हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो किफायती जीवन शैली शुरुआत करते हैं कि नहीं करते हैं, या इसी तरह चमक दमक वाले प्रधानमंत्री बने रहते हैं। वो अपने विदेशी दौरे फिलहाल रद्द तो नहीं, स्थगित करते हैं या नहीं करते हैं। वो रेंज रोवर में चलना बंद करते हैं कि नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े जो रोड शो होते हैं जिनके अंदर हजारों लीटर पेट्रोल सब उड़ जाता है, वो करते हैं कि नहीं ये करते। एग्जाम्पल लोगों को बुरा लग जाएगा आप जी, ये एग्जाम्पल लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी सारी उम्र जो है एम्बेसडर गाड़ी में चली। ये बात अलग है कि गाड़ी उसने एम्बेसडर ही रखी, उसमें इंजन कुछ जापानी लग गया था बाद में, शायद ईसुजू इंजन लगा था अगर मुझे सही से याद है तो, लेकिन गाड़ी वो एम्बेसडर ही रही। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक देश है, ये एक अर्धनग्न संत की विरासत पे बड़ा हुआ देश है, जिसको ऑस्टेरिटी से लगाव है, जिसको कम कपड़े पहने हुए लोगों से लगाव है। और एक जमाना था कि ये देश जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हुए लोगों को पसंद नहीं करता था। अब वो जमाना बदल गया है, क्योंकि आज के दिन कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का जमाना है, मतलब कंज्यूम भी करो और दिखाओ भी, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। सही बात। तो इसलिए उस तर्ज पे अगर कुछ नेतागण चले हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो शायद उसी के चलते चले कि हम मन लुभा लेंगे जनता का। लेकिन आज के दिन मन लुभाने की बात नहीं है, आज के दिन रोजगार बचाने की बात है, तेल बचाने की बात है, देश बचाने की बात है, आर्थिक स्थिति को ठीक से चलाने की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा रही। और ये तो अभी इस मसले के ऊपर तो बहस जारी रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था काफी खराबी की तरफ जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू।